आंदोलन पर तकरार। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। कृषि कानूनों के विरोध में 2 महीनों से चला आ रहा किसान आंदोलन गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के दिन उग्र हो जाता है। ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले और आईटीओ पर हिंसा, इसके बाद आंदोलन को लेकर तमाम तरह के सवालों के बीच किसान संगठनों में दरार और दरार का ही नतीजा कि 2 किसान संगठनों ने इस आंदोलन से अपने आप को अलग कर लिया है। राष्ट्रीय मजदूर संगठन और भारतीय किसान यूनियन भानु, ये 2 संगठन हैं जिन्होंने अपने आप को अलग किया है। इसके साथ ही आपसी आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। हालांकि किसान संगठन कह रहे हैं कि जिन्होंने हिंसा की वो किसान आंदोलन से जुड़े नहीं बल्कि उपद्रवी हैं, लेकिन किसान संगठनों पर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। उपद्रव के बाद पुलिस जांच में जुटी है, कई एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आगे आंदोलन की राह क्या होगी। आज इसी मसले पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं इसी से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। दिल्ली हिंसा पर एक्शन में सरकार, 22 एफआईआर दर्ज की गई, 200 उपद्रवियों को किया गया गिरफ्तार, 300 पुलिसकर्मी हुए जख्मी, दिल्ली के लाल किले में तोड़फोड़, किसान आंदोलन को लेकर सियासी उबाल, किसान संगठनों ने आंदोलन जारी रखने का किया ऐलान। 26 जनवरी यानी हमारा गणतंत्र दिवस, पूरा देश जिस वक्त हमारा राष्ट्रीय पर्व मना रहा था, उधर दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली में हुए उपद्रव ने देशवासियों को हिलाकर रख दिया। जिस तरह से लाल किले में तोड़फोड़ हुई एक चिंतनीय विषय है। लाल किले की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, गृह मंत्रालय भी सख्त हुआ। देश विरोधी लोगों ने तांडव किया है दिल्ली में, इसकी आशंका पहले से ही थी और कुछ किसानों के नाम पर जिस प्रकार जवानों के ऊपर ट्रैक्टर चलाए गए वो भी निंदनीय है। मैं उसकी निंदा करता हूं। हो सके किसकी चाल होगी या किसने या इस तरह की बात करी, एक आंदोलन को तोड़ने की बात है, भाई ठीक है या किसान इस दर में वापसी उठ जाएंगे तो संघर्ष तो हमारा जारी रहेगा। तो थोड़ा यह बात तक भाई मैं मानता हूं कि कल की जो घटनाएं घटी, जो टीवी पे हमने देखा, कोई भी एक संवैधानिक संस्था में इस तरह की अराजकता को किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं किया जा सकता। ऐसे में केंद्र सरकार का फेलिवर जैसा 7 साल में लगातार नरेंद्र मोदी हर मुद्दे पे फेल हुए हैं, उनकी सरकार फेल हुई है, वैसे ही किसान आंदोलन को टैकल करने में भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार फेल हुई। हिंदुस्तान के लोकतंत्र में हिंसा जैसी घटना का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, तोड़फोड़ का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, लेकिन दिल्ली की घटना हमें सरकार के द्वारा प्रायोजित लगता है। लाल किला में सामान्य दिनों में भी कोई आदमी घुस भी नहीं सकता। फिर से मैं कह रहा हूं, लाल किला इतना सुरक्षित एरिया माना जाता है, सुरक्षा की इतनी चाक चौबंद व्यवस्था होती है, जहां सामान्य दिनों में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वहां भारतीय जनता पार्टी के सांसद का सबसे करीबी व्यक्ति झंडा लेकर के लाल किला के प्राचीर में चढ़ जाए और झंडा फहराए तो ये दूर से दिखाई देता है ये सरकार के द्वारा प्रायोजित घटना है। आपको बता दें, इस पूरे घटनाक्रम में दीप सिद्धू और गैंगस्टर से नेता बने लखा सिंधाना पर किसानों को भड़काने का आरोप लगा है। दीप सिद्धू के बॉलीवुड कनेक्शन पर भी सवाल उठ रहे हैं। 2019 में एक्टर सनी देओल ने जब गुरदासपुर से लोकसभा चुनाव लड़ा था तो अपने चुनाव कैंपेन की टीम में दीप सिद्धू को भी रखा था। हालांकि लाल किले पर हुई हिंसक घटना के बाद सनी देओल ने एक ट्वीट करते हुए कहा है, मेरा या मेरे परिवार का दीप सिद्धू से कोई संबंध नहीं। इधर लाल किले में हुए उपद्रव की किसान नेताओं ने निंदा तो की है, लेकिन आंदोलन को जारी रखने का भी इरादा जता दिया है। इस मामले में 22 एफआईआर दर्ज हुई हैं और 200 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। 300 के करीब पुलिसकर्मी इस झड़प में घायल हुए हैं। गौरतलब है, करीब 2 महीने से कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर हरियाणा और पंजाब के किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। सरकार से 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, जो कि बेनतीजा रही। सरकार कानूनों में संशोधन और 1.5 साल तक कृषि कानूनों को लागू नहीं करने का वादा भी कर रही है, लेकिन किसान टस से मस होने को तैयार नहीं है।
हालांकि राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने अपने आप को इस आंदोलन से अलग कर लिया है। हमारा निर्णय स्पष्ट है। वीएम सिंह राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन इस आंदोलन को यहीं पर ही अलविदा कहते हुए अगले आंदोलन में, जिसमें उत्तर प्रदेश पूरी भूमिका निभाएगा और उत्तर प्रदेश में मुझे देखना है, चाहे कोर्ट के माध्यम से चाहे सरकार के माध्यम से, अगले साल जो आपका धान का पैसा मिले, पूरा रेट मिले। कल की घटना से इतना दुखी हूं और इतना शर्मसार हूं कि अब मेरा मन चिल्ला बॉर्डर से इस समय काल और परिस्थिति के अनुसार मैं आज घोषणा करता हूं कि अपने भारतीय किसान भानु की जो संगठन का यहां धरना चल रहा था लगभग 58 दिनों से, उसको खत्म करता हूं, समाप्त करता हूं। दिल्ली के लाल किले पर उपद्रवियों की ललकार ने किसान आंदोलन को एक नया रूप दे दिया है। आंदोलनकारियों और सरकार सब पर सवाल उठाए जा रहे हैं। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। तो 2 महीनों से जिस तरह से कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन, किसान संगठनों का आंदोलन, लेकिन गणतंत्र दिवस के दिन जो कुछ हुआ, जिस तरह की तस्वीर पूरे देश ने देखी, जिस तरह पर लाल परेड पर हिंसा वहाँ पर हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं तमाम तरह के सवाल इसको लेकर खड़े हो रहे हैं। और यही कारण है कि अब जिस तरह से जो किसान संगठन हैं, खासतौर पर 2 किसान संगठन, उन्होंने अपने आप को इससे अलग कर लिया है। सवाल यही है कि अब किस तरह की तस्वीर इसको लेकर होगी। जो तमाम किसान ट्रैक्टर लेकर इस मार्च में शामिल हुए, और ये भी कहा जा रहा है कि तो ये प्रायोजित था। ये भी किसानों की तरफ से ये कहा जा रहा है, अगर किसानों की बात करें तो ये कहा जा रहा था कि वो किसान नहीं थे, वो उपद्रवी थे। जांच पुलिस कर रही है, एफआईआर भी दर्ज हुई है। आज तमाम मसलों पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। आंदोलन पर जिस तरह से तकरार देखने को मिली बीते कल गणतंत्र दिवस के दिन, आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से तारुफ कराना चाहेंगे, परिचय कराना चाहेंगे। हमारे साथ में दीपक बलेजा जी हैं, बीजेपी नेता प्रवक्ता। दीपक जी, स्वागत करता हूं आपका। और हमारे साथ में हैं रामनरेश त्रिपाठी जी, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता। रामनरेश जी, आपका भी स्वागत करता हूं। और हमारे साथ जुड़ेंगे चेतन भट्ट साहब, वरिष्ठ पत्रकार। जब वो स्क्रीन पर होंगे तब उनका भी स्वागत करूंगा। सबसे पहले दीपक जी के पास में आता हूं। दीपक जी, जिस तरह से कल जो कुछ हुआ, 2 महीने से लगातार किसानों का आंदोलन चल रहा था, कई दौर की बातचीत भी हुई सरकार के साथ में, बेनतीजा निकली। कोर्ट ने कहीं ना कहीं इसमें हस्तक्षेप किया, कमेटी बनाने की बात की। लेकिन जिस तरह से जो कुछ हुआ उसको लेकर, हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इस घटना के बाद जो बीजेपी के नेताओं की या जो सरकार की तरफ से जिस तरह से बयान आना चाहिए वो नहीं आए। लेकिन इस बीच कांग्रेस जिस तरह से कह रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि ये तो प्रायोजित था, इसमें गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं। किस तरह की राजनीति, सियासत इस पूरे मसले को लेकर, क्योंकि बड़ी घटना कल, शर्मसार करने वाली घटना कि जो कुछ कल हुआ गणतंत्र दिवस के दिन। दीपक जी, वो बेहद निंदनीय और बहुत ही शर्मनाक घटना है जी। और इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए उसके लिए सारे शब्द कम हैं। एक तरफ जहां पूरा भारत देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, एक तरफ जहां पूरा तिरंगे का जो हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और अपने तिरंगे पे शान करते हैं, एक तरफ हम अपने तिरंगे की और अपने भारत के गणतंत्र होने की खुशियां मना रहे थे। दूसरी तरफ हमारे देश के कुछ तथाकथित किसान और किसान आंदोलनकारी हमारे देश की मिट्टी को, पूरी मिट्टी पलिया करेद करने में लगे हुए थे। जहां तक आप हमारे किसान मित्रों की बात कर रहे हैं, उनकी तो राजनीति का जो घटिया स्तर और घिनौना स्तर यहाँ पे आ चुका है कि उनके जो मैं बयान सुन रहा हूँ सुबह से लेकर कि पुलिस वालों को गोलियां क्यों नहीं चलानी चाहिए थी, पुलिस वालों को कोई एक्शन क्यों नहीं लेना चाहिए था,
ये तो पूरा की तरीके से जलियांवाला बाग का हत्याकांड जैसे लोगों की दृष्टिकोण वाले लोग हैं। ऐसी राजनीति करने वालों को शर्म आनी चाहिए और इस देश से निकल जाना चाहिए, जो इस देश की अखंडता और इस देश को बर्बाद करने और हिंसा फैलाने जैसी व्यक्तित्व का इस्तेमाल करते हैं। निश्चित रूप से जो कल घटना हुई है वो बेहद निंदनीय है। 400 से ऊपर पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इस दिशा में जो भी सरकार को कदम उठाने चाहिए वो सरकार उठा रही है और निरंतर ही। और अभी राजेश जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं और निश्चित रूप से ये चीज कहना चाहता हूं कि इसमें जो प्रायोजित तरीके से किसान को बरगलाने के लिए 2 महीने और 3 महीने से कांग्रेस के लोग जागरूक हैं। मैं आपको ये चीज को और याद दिलाना चाहता हूं, आपके चैनल पे भी ये चीज प्रसारित की गई थी कि उत्तराखंड के युवक कांग्रेस के अध्यक्ष ने अपने ऑफिशियल ट्विटर में ही लिखा कि हमें गर्व है अपने किसानों पे कि उन्होंने लाल किले पे फतेह की। अगर ऐसी मानसिकता रखने वाली कांग्रेस पार्टी को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है, जो इस घिनौनी और हिंसा को साथ देते हैं और उन पे ट्वीट करते हैं। हालांकि उन्होंने क्या दीपक जी ये माना जाए कि जिन्होंने जो कुछ किया लाल किले पर वो किसान नहीं थे, किसान से इतर लोग थे और जो तमाम तरह के सवाल लंबे समय से चलते आए हैं इस आंदोलन के दौरान कि कहीं ना कहीं सियासत, राजनीति और बाहर के लोगों का इसमें प्रवेश, ये तमाम सारी चीजें और वही उसकी उग्रता कल देखने को मिली। निश्चित तौर से भाई साहब, हमारे जो देश के अन्नदाता हैं वो ऐसी घिनौनी हरकत तो नहीं कर सकते हैं, पर उन किसानों को भड़काने और बदलाने के लिए जो तथाकथित किसान नेता हैं, जैसे इस आंदोलन के पूर्व राजेश टिकैत जी का 21 जनवरी का अगर आप बयान सुनेंगे कि अपने साथ लाठी लेके आना, अपने साथ डंडे लेके आना और ये हमारा फाइनल मैच होगा, तो इस तरीके का जो भिड़काने वाले तथाकथित किसान नेता हैं, मैंने आपकी लास्ट टाइम भी डिबेट में कहा था कि ये हमारे असली किसान नहीं है, ये किसानों के भेष में वो तथाकथित आंदोलनकारी है। राकेश टिकैत पे भी बात करूंगा, दोबारा आऊंगा, राकेश टिकैत पे भी बात करूंगा और उन किसानों पर भी बात करूंगा जो कहीं ना कहीं जब संगठनों के द्वारा बुलाए गए, उनके ट्रैक्टर जब्त हो गए, आखिर उनका दोष क्या है, उनका आखिर क्या दोष है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से उनके ट्रैक्टर जब्त हुए, तमाम मसलों पर भी बात करूंगा। और इस बीच हमारे साथ चैतन्य भट्ट साहब भी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। स्वागत करता हूं चैतन्य जी आपका। मैं इससे पहले चैतन्य जी के पास में आता हूं रामनरेश त्रिपाठी साहब के पास। रामनरेश जी, क्या कहेंगे जिस तरह से अब कांग्रेस इस्तीफा मांग रही है गृह मंत्री का और प्रायोजित बता रही, स्पॉन्सर बता रही है, लेकिन बीजेपी कहती है ये स्पॉन्सर कोई नहीं, स्पॉन्सरशिप तो कांग्रेस के पास थी इसकी। निश्चित तौर पर जो कल घटना हुई लाल किले के ऊपर किसी एक धर्म विशेष के संबंधित या किसी पार्टी विशेष से संबंधित जो झंडा लगाया गया, वो शर्मसार करता है पूरे देश को। गणतंत्र दिवस पूरे भारत का है, पूरा विश्व देख रहा था कि किसानों के आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में इस घटना को जोड़ना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं शर्मसार करता है पूरे देश को। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं खुद 1 साल पहले जब गया था लाल किले में, इतनी चेकिंग हुई थी, इतनी सुरक्षा वहां थी, इतनी मुश्किल में जाने को अंदर मिला था। और मुझे आश्चर्य है कि कल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस में तो और विशेष सुरक्षा वहां नहीं होगी, कैसे तो 400-600 लोग वहां चले गए। ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं साजिश का, कहीं ना कहीं से ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई इसमें षड्यंत्र रहा होगा। और भारतीय जनता पार्टी द्वारा किसानों के, तथाकथित किसानों के आंदोलन की बात करते हैं, ये निश्चित रूप से किसानों का अपमान है। हो सकता है कि उस बीच में कुछ असामाजिक तत्व घुस गए हों, जैसा कि किसान संगठनों ने बोला है कि हमारा कोई वहां लाल किले में जाने का इस प्रकार की घटना से कोई लेना देना नहीं है। इस बात को लेकर के निश्चित रूप से चिंता का विषय यह है कि किसानों को इसमें लपेट लेना और फिर उसके बाद कांग्रेस को बार बार उसमें जोड़ लेना। कांग्रेस भारतीय निश्चित रूप से प्रजातंत्र की रक्षा के लिए, भारत के संविधान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। देश को आजाद कराने वाली पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस ने तो किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए यह निवेदन किया है भारत के प्रधानमंत्री से कि आप चुप क्यों हैं, इतना बड़ा आंदोलन 2 माह से चल रहा है, कोई न कोई निष्कर्ष नहीं। लेकिन 11 दौर की बैठक हुई रामनरेश जी, 11 दौर की बैठक इसीलिए हुई कि कहीं ना कोई समाधान निकले। नहीं, 11 दौर की जो निश्चित रूप से वार्ताएं हुई हैं, असफल हुई हैं, कहीं न कहीं से इस आंदोलन को और बढ़ाए जाने का भी मुझे षड्यंत्र। लेकिन सवाल ये कि रामनरेश जी, चलिए
चलिए उससे आगे का सवाल, गणतंत्र दिवस का सवाल, गणतंत्र दिवस का सवाल जिस तरह से कांग्रेस ये कह रही है, कांग्रेस जिस तरह से कह रही है कि स्पॉन्सर था, प्रायोजित था। रामलाल जी, मेरा सवाल, स्पॉन्सर आप कह रहे हैं कि स्पॉन्सर था, प्रायोजित था, और वहां पर कैसे इतने लोग पहुंच गए? कानून की व्यवस्था वहां पर काफी तगड़ी रहती है, लेकिन जब किसान संगठनों से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि शांतिपूर्वक वो अपना मार्च निकालेंगे। अगर उनको परमिट नहीं करते, परमिशन नहीं देते, तो कांग्रेस सवाल उठाती कि किसानों को मार्च करने का मौका नहीं दे रहे गणतंत्र दिवस के दिन। लंबे समय से बात चली आई थी, जब मौका दिया तो इस तरह की स्थिति निर्मित हुई, तो सवाल खड़ा हो रहा है कि ये तो बीजेपी द्वारा प्रायोजित था। क्या कहेंगे रामलाल जी? हाँ, नहीं, किसानों का तो शांतिपूर्वक आंदोलन था ही जी। किसानों ने कहां करके वहां कोई इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है? किसान संगठन तो बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से अपना मार्च निकाल रहे थे, और पुलिस वहां मौजूद थी, किसानों के नेता वहां मौजूद थे। कौन सा किसान का नेता वहां पर? चलिए, इससे आगे की तमाम बातें करूंगा। चेतन भट्ट साहब हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। चेतन जी, स्वागत करता हूं, आवाज पहुंच रही है चेतन जी आपके पास? किस किसान आंदोलन को कुचला? चलिए रामलाल जी में आता हूं, रामलाल जी आता हूं। चेतन भट्ट साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में हैं। कुछ निष्कर्ष निकले इस चर्चा का, जिस तरह से कल मैं लगातार बात कर रहा हूं कि जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ, इस तरह की हिंसा नहीं होना चाहिए। चेतन जी क्या कहेंगे? तमाम तरह की राजनीति सियासत को लेकर लंबे समय से हम बात करते आए हैं, लेकिन जिस तरह से कल हुआ, अब आपको क्या लगता है इस आंदोलन को लेकर? जिस तरह से दो किसान संगठन, इससे उन्होंने बाय बाय कह दिया है, अन्य किसान संगठन भी अब देख रहे हैं, और इन्हीं के बीच में जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप, राकेश टिकैत पर भी तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, किस तरह से देखते हैं पूरे अब आंदोलन को आप? देखिए राजेश जी, ये बात तो तय है कि ये किसान आंदोलन जो है वो पिछले 2 महीने से लगातार चल रहा है, बड़ा शांतिपूर्ण चल रहा था, किसी प्रकार का उसमें गड़बड़ी नहीं हुई थी जी। जो ट्रैक्टर रैली की बात की, तो जाहिर सी बात है कि पुलिस और किसान नेताओं के बीच में बात की कि हम लोग ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, वो एक निर्धारित रूप से निकालेंगे और वहां जाने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, जो लाल किले में जो कुछ हुआ। लेकिन कुछ लोग ऐसे, देखिए इतना बड़ा आंदोलन होता है, निश्चित तौर पे उसमें ऐसे लोग घुस जाते हैं जो इस आंदोलन का फायदा उठाना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि ऐसे ही लोगों ने वहां पर जाके इस तरह की गड़बड़ियां फैलाई हैं। लेकिन जैसे एक दीप सिंधु जी का नाम आ रहा है, जो कांग्रेस के द्वारा ही बताया जा रहा है कि ये बीजेपी के जो सांसद हैं उनके बड़े करीबी माने जाते हैं, और वो प्रधानमंत्री के निवास में उनकी फोटो भी है। तो इस तरह की बातें वो कई दिनों से किसानों को भड़का रहे थे। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर किसानों को कोई भड़कता तो इसके बड़े आंदोलन के बीच में सरकार का खुफिया तंत्र क्या कर रहा था, उसको इस बात की जानकारी क्यों नहीं लगी कि इसको भड़काया जा रहा है कि हम लाल किले तक जाएंगे या हम ट्रैक्टर रैली का जो रूट है उसका उल्लंघन करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक फेल्यूर तो है खुफिया तंत्र का। लेकिन किसानों के साथ जो लोग भी थे, जो किसान कह रहे हैं, बीजेपी वाले किसान कह रहे हैं, और वो किसान संगठन कह रहे हैं कि वो हमारे लोग नहीं थे, लेकिन जिन्होंने भी इस तरह का कृत्य किया वो बेहद निंदनीय है, क्योंकि लाल किला हमारे देश की एक गरिमा है, और वहां पर अगर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर जब हमारा संविधान बनाया गया था, तब अगर इस तरह की संविधान का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है, उसको तार-तार किया जा रहा है, तो ये निश्चित तौर पे निंदनीय है। ऐसी ही घटना आप देखिए कि अमेरिका में हुई थी, तब वहाँ के भारत के नेशनल मीडिया ने बड़े चटकारा लेके उस घटना को बताया था। आज विदेशी इंटरनेशनल स्तर पर भी हमारे देश की जो बदनामी या सर नीचा हो रहा, उसमें कहीं ना कहीं दोनों तरफ से इस बात का मैं दोषी मानता हूं। किसान संगठनों को भी दोषी मानता हूं कि वो अपने लोगों को संभाल नहीं पाए। उन्होंने जिस तरह के नेतृत्व की बात की थी वो नेतृत्व नहीं कर पाए। दूसरा, सरकार का भी कहीं ना कहीं फेल्यूर था। लेकिन ये बात जरूर है कि दिल्ली पुलिस ने बहुत सहनशीलता दिखाई, क्योंकि अगर इस तरह की घटना होती, गोली चालन होता या कोई और हथियारों का प्रयोग होता, तो निश्चित तौर पे ये आंदोलन बहुत ज्यादा ही विकृत हो जाता, और जिसका हमको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत ज्यादा नीचा देखना पड़ता। ये बात सही है कि किसान संगठन एक चेतन जी, सवाल यहाँ पर और अहम हो जाता है कि अब वो जो कर्ता धर्ता थे, जो संगठनों के प्रमुख थे, अब तो वो भागते हुए दिख रहे हैं। अब ये भी खबर है कि राकेश टिकैत का भी पता नहीं है कि आखिर कहाँ है वो। हालांकि थोड़ी देर पहले जब उनका बयान आया था कि आंदोलन जारी रहेगा, लेकिन इस बीच सवाल यहाँ पर बड़ा ये होता है भट्ट साहब कि इसमें पिसेगा कौन?
वो तमाम सारे किसान जो वास्तविक किसान हैं अपना ट्रैक्टर लेकर वहां पर पहुंचे थे, उनके ट्रैक्टर जब्त हो गए और जो कर्ता धर्ता है वो दिख नहीं रहे हैं और उन पर मामले बनेंगे, तमाम तरह की उन पर पूछताछ होगी। तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि जो वास्तविक जो किसान है उनके साथ जो कुछ होगा उसका जवाब देने वाला कौन है, उसकी जिम्मेदारी लेने वाला कौन है? भट्ट साहब, जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे उनकी पूरी जिम्मेदारी है कि वो अपने इस आंदोलन को सफल बनाते, शांतिपूर्ण बनाते और जैसा पिछले 2 महीने से चल भी रहा था। लेकिन होता क्या है कि जो युवा पीढ़ी आ जाती है अगर किसी आंदोलन में, तो फिर वो किसी प्रकार के जो वरिष्ठ लोग हैं उनकी सुनवाई नहीं होती, उनको ऐसा बताया जा रहा है कि 25 तारीख की रात को ही ये बता दिया गया था कि उनके जो संयुक्त किसान मोर्चा पर कब्जा कर लिया था इन लोगों ने, और उसके बाद ये जरूर है कि इन संयुक्त मोर्चा किसान के पदाधिकारियों को इसकी सूचना सरकार को देनी चाहिए थी कि हमारे ऊपर कब्जा कर लिया गया है युवाओं द्वारा और इस पे कोई ना कोई गड़बड़ी हो सकती, या तो अपना मार्च वो कैंसिल कर सकते थे। लेकिन चूंकि लाखों किसान इकट्ठे हो गए थे तो उनके सामने भी बड़ा धर्म संकट था कि वो अपने मोर्चे को, अपने ट्रैक्टर रैली को कैसे वापस करें। स्थितियां बड़ी ऊहापोह वाली थी कि कैसे हम इस मामले को निपटाएं। लेकिन ये बात साहब मैं दोबारा आता हूँ जी, मैं दोबारा आता हूँ दीपक बलेजा जी के पास में आता हूँ, जो सवाल खड़े हो रहे हैं। दीपक जी, जिस तरह से बात हम कर रहे हैं कि जो सुरक्षा की व्यवस्था होना चाहिए थी, क्योंकि लगातार किसान आंदोलन दिन ब दिन बढ़ रहा था और ये भी आशंका थी जिस तरह से तैयारियां थी लंबे समय से कि वो मार्च निकालेंगे लाल किले पर उस समय, और ऐसे में क्या सुरक्षा की कहीं ना कहीं चूक हुई? जो व्यवस्थाएं वहां पर करना चाहिए थी, क्योंकि कैसे प्रवेश कर गए वो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार पाता और फिर कैसे इतने लोग पहुँच के झंडा फहरा दिया वहाँ पर। मैं चाहता था भाई साहब क्या मेरे से ये सवाल करें ताकि जो हमारी विपक्षी पार्टी है जो इस देश को, अखंडता को बिल्कुल खंडित करने का पूरा प्लान बना के बैठी और आज भी वही चाह रही थी किसान आंदोलन बढ़े और इस तरीके के हिंसा। मैं चाहता था, आपने सवाल किया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं हमारे जो कांग्रेस मित्र हैं उन्होंने थोड़ी देर पहले एक सवाल मेरे से किया था कि कौन किसान थे? किसान थे ही नहीं वहां पे, तो वो अपनी तैयारी जो है थोड़ी सी मजबूत करें। आप कल पूरी की पूरी अगर हिंसा को देखेंगे तो दिल्ली बॉर्डर पे घुसने से लेकर लाल किले से जाने तक लाल किले से पहुंचने तक सारी हमारे जो सुरक्षा बल थे उन्होंने हाथ जोड़ के, लाठी चार्ज करके, आंसू गैस के गोले तक दागे। और मैं आपको वो वीडियो अगर आपके चैनल पे भी आया है और आपने देखा होगा कि उन पुलिस वालों को घेर कर मारने के पीछे और लाल किले से पीछे फेंकने तक की जो योजनाबद्ध तरीके से जो आंदोलनकारियों ने योजना बनाई थी, उस सुरक्षा के दृष्टिकोण पे पुलिस इसके और भी आगे कर सकती थी, जिसका हमारे कांग्रेस और अन्य संगठन इंतजार कर रहे थे कि कोई ऐसी हिंसात्मक घटना आ जाए जो हमारा देश का नाम, जो पूरा के पूरे वर्ल्ड में, पूरे के पूरे विश्व में हत्या जैसी और लाशों का ढेर बिछ जाए, ऐसा वो चाहते थे। पर चूंकि पुलिस, हमारी जो सरकार है, हमारी इसके प्रति प्रतिबद्ध है कि जितना उनके अंदर सहनशीलता थी उन्होंने मार खाई। हमारे 3 SHO जो आज हॉस्पिटल में बहुत गंभीर रूप से खड़े हैं और 40 पुलिस कर्मियों ने बकायदा हमारी चाक चौबंद सुरक्षा प्रबंध थी। और अभी भी अगर आप देखेंगे तो लाल किले पे हमारे अर्धसैनिक बल और सारी टुकड़ियां मौजूद है और आगे भी मौजूद रहेंगी। पर चूंकि जो इनका एक प्रायोजित था कि घटनाएं ऐसी हो कि लाशें बिछ जाएं और इनको राजनीति करने का मौका मिले और देश के प्रधानमंत्री को जैसे पहले भी खून के दलाल जैसे शब्दों का प्रयोग करते आए हैं, तो ऐसी इनकी जो योजना थी इसमें जरूर विफल हो गए कि ऐसी कोई जान माल की दुर्घटना नहीं हुई। हाँ, हमारे जवान करीब घायल जरूर हुए हैं और उनके प्रति मेरी पूरी सहानुभूति है। बाकी हमारी सुरक्षा पहले भी चाक चौबंद थी और अभी भी चाक चौबंद। त्रिपाठी साहब संक्षेप में जवाब दीजिए। त्रिपाठी साहब संक्षेप में जवाब दिए कि सवाल कांग्रेस से शुरू से लेकर अब तक है। हालांकि आप जिस तरह से कह रहे थे कि ये प्रायोजित था, स्पॉन्सर्ड था, सरकार के तरफ से था, इस्तीफा आप मांग रहे हैं गृह मंत्री का, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो पूरा देश देख रहा है कि कांग्रेस पार्टी तो किसानों के आंदोलन के समर्थन में थी और किसान लोग शांतिपूर्वक आंदोलन करने भी जा रहे थे। ट्रैक्टर रैली का निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से आयोजन उनका नहीं, लेकिन किसान संगठन जो दो किसान संगठन आंदोलन से अलग हुए, त्रिपाठी साहब वो कह रहे हैं कि हम शर्मसार हैं। त्रिपाठी साहब जो 2 किसान संगठन अलग हुए हैं, त्रिपाठी साहब जो 2 किसान संगठन अलग हुए वो कह रहे हैं हम शर्मसार इस घटना से।
कहीं से सफलता का ऐसा कहीं ना कहीं से थोड़ा सा परिलक्षित होती है। ऐसी बात की वो चाहते थे कि ये आंदोलन इनका किस प्रकार टूटे, वार्ताओं में असफलता मिली, क्या करें, रैली को परमिशन उन्होंने दी, और इस प्रकार की घटना का कहीं ना कहीं से षड्यंत्र और प्रायोजित ऐसा समझ में आ रहा है कि आंदोलन कैसे टूट पाए। किसानों का सरकार वक्त कम है। 37 वादे किए थे किसानों ने, 37 वादे, एक भी वादा अगर उस रैली में उन्होंने पूरा किया हो तो आप बताइए। 37 वादों की लिस्ट है मेरे पास पूरी, जो उन्होंने पुलिस को सौंपी थी और अपना रूट सौंपा था। बताइए उसमें 37 में से एक वादा पूरा किया हो तो। चलिए, 58 दिन के वक्त कम है चेतन, वक्त कम है त्रिपाठी साहब, वक्त कम है। चेतन भट्ट साहब से अहम सवाल लूंगा आखिर में, चूंकि वक्त की कमी है। भट्ट साहब क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं जिस तरह से अब दरार दिख रही है इस आंदोलन में, आपको लगता है कि ये आंदोलन कहीं ना कहीं कमजोर पड़ेगा और वो परिस्थितियां निर्मित होंगी कि कहीं ना कहीं, चाहे हम जुडिशियल की बात करें, कोर्ट की बात करें, कमेटी के जरिए निराकरण की बात हो रही थी, या फिर सरकार ने जिस तरह से ऑफर दिया था कि 1.5 साल 2 साल तक हम लागू नहीं करेंगे, क्योंकि हालांकि जिन 2 संगठनों ने इस आंदोलन से अपने आप को बाहर किया वो कह रहे हैं कि हम रुकने को तैयार हैं। तो क्या लगता है कि अब कहीं ना कहीं कमजोर पड़ा है ये आंदोलन और एक स्थिति बनती दिखेगी कि कहीं ना कहीं कोई निराकरण निकले? देखिए, ये बात तो सही है कि आंदोलन निश्चित तौर पे अब कमजोर पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जिस तरह का आंदोलन चल रहा था, बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था, उससे कहीं ना कहीं जनता की सहानुभूति भी किसानों के साथ थी। लेकिन कल जो कुछ हुआ है और वो 2 किसान संगठनों ने उससे अपनी सहभागिता भी वापस ली, तो किसान संगठनों का जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे कमजोर पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को और किसानों को बैठ के इस मुद्दे का निश्चित तौर पे एक कोई व्यापक रूप से विचार विमर्श करके उसको निपटारा करना चाहिए, क्योंकि इससे देश का अपमान होता है, देश की जो छवि है वो अंतर्राष्ट्रीय माहौल ही नहीं बन पा रहा था। बैठे जरूर 11 बार है, लेकिन निराकरण कुछ नहीं निकला। इसलिए दोनों जरूरी है कि सरकार और किसान संगठन दोनों बैठ के कोई बीच का रास्ता निकाले। अगर 1.5 साल या 2 साल की बात है और अगर एक समिति बन रही है जिसमें कृषि विशेषज्ञ भी होंगे और किसान संगठन भी होंगे, अधिकारी भी होंगे, मंत्री भी होंगे, विपक्ष भी होगा, तो हो सकता है मुझे कोई बहुत अच्छा सलूशन निकल आए। चलिए, इस तरह का आंदोलन अगर चलेगा तो, और अगर इस तरह के दिग्ध संतोषी लोग उसमें शामिल हो जाएंगे, तो किसी भी अच्छे आंदोलन को का जो परिणाम होता है वो ठीक नहीं होता। और मुझे लगता है कि यही कारण है कि इस आंदोलन को कहीं ना कमजोर की स्थिति में ला दिया है। अभी किसान नेताओं को तय करना है कि उनको अपना अगला आंदोलन कैसे चलाना है। बिल्कुल, किसान नेताओं को भट्ट साहब तय करना है। और कहीं ना कहीं जिस तरह की घटना हुई है, निश्चित तौर पर पूरा देश कहीं ना कहीं उससे आहत है, निराकरण होना चाहिए। और मैं कहूँगा सियासत और राजनीति से अलग वास्तविक जो किसान है, क्योंकि पिछता किसान ही है, चाहे मौसम की मार की बात करें या फिर इस कानूनों को लेकर जिस तरह से विरोध या आंदोलन हो रहा है, जो वास्तविक किसान है वो नहीं चाहता कि इस तरह का किसी तरह का खून खराबा हो, किसी तरह का इस तरह का आंदोलन हो, इस तरह की घटना हो जो कल गणतंत्र दिवस के समय हुई है। किसान चाहता है कि कहीं ना कहीं अगर उसकी कोई दुख तकलीफ हो तो उसका निराकरण होना चाहिए। उम्मीद करेंगे कि इसके बाद, इस घमासान या बवाल के बाद, कहीं ना कहीं किसानों की जो वास्तविक मांग है उस पर जरूर कुछ न कुछ हल निकलेगा, निराकरण निकलेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक बलेजा जी आपका, रामनरेश त्रिपाठी साहब आपका, चेतन भट्ट साहब आपका, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। तो कुल मिलाकर आंदोलन पर तकरार और तकरार के बाद जो कुछ गणतंत्र दिवस के दिन हुआ, पूरा देश और दुनिया ने देखा। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि तमाम तरह के सवाल, सियासत, राजनीति जो लंबे समय से भी देखने को मिल रही है, अब भी देखने को मिल रही है, लेकिन इन सब के बीच क्या किसान आंदोलन आगे लगातार बढ़ेगा या कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ेगा, या फिर एक माहौल निर्मित होगा कि नहीं अब बैठ लेना चाहिए और पूरी संजीदगी के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहीं ना कहीं इस पर कोई ना कोई फैसला, निराकरण हो, क्योंकि कोर्ट भी ये सारा कुछ देख रहा है और कमेटी बना भी दी गई है। उम्मीद करेंगे इसका हल जरूर निकलेगा, लेकिन अभी तकरार और बयानबाजी, सियासत, राजनीति लगातार जारी है। आज की चर्चा में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।